इससे आगे की कहानी हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि ठीक है, हमने गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अग्री करने लगी क्या करने के लिए, इंडियंस को इंडिपेंडेंस देने के लिए। बट अब इंडिया के सामने चैलेंज था कि इस देश को चलाना कैसे है। चलाने के लिए किसी कॉन्स्टिट्यूशन की या किसी लॉ की तो जरूरत पड़ती है। अब ये कैसे बनाया जाए, तो इन सारी चीजों के बारे में अब हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगी कि डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो लॉ मेकिंग असेंबली थी हमारी, जो लॉ मेकिंग एंटाइटी थी जिसने इस देश का संविधान बनाया, उसकी डिमांड कब से स्टार्ट हुई यहां पर। और सेकंड हम बात करेंगे कि किस तरीके से कहां से लोग उसमें चुन करके आए, कितनी सीट्स किसको मिली, ये सारी बातें, किस तरह से उसका इलेक्शन हुआ, देन उसने काम कैसे किया। आफ्टर दैट उसमें कौन कौन सी मेजर कमिटीज थी, क्योंकि क्या किया था, लॉ मेकिंग देखो कोई इजी काम नहीं है, तो हर इंडिविजुअल काम के लिए कमेटी बना दी गई थी। जैसे सबसे प्रोमिनेंट कमेटी क्या थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की जिम्मेवारी कमेटी को दे दी गई। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी कमेटी थी, दो पार्ट में वो डिवाइड की थी जो हम आगे पढ़ेंगे। देन इनेक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे फिर उन्होंने बना दिया हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, अब इसको लागू कैसे करना था, है ना। आफ्टर दैट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी जो टेक्स्ट था वो कैसे प्रेजेंट किया गया। आफ्टर दैट कि कुछ लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को और इसके कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के तरीके को भी क्रिटिसाइज किया, तो क्या क्रिटिसिज्म थे कि इसमें क्या कमियां रह गई थी, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिमांड। अच्छा, बात सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए नहीं है, बात है कि इंडियंस के लिए इंडियंस ही लॉ मेकिंग करें, है ना। स्वराज जिसको कहते हैं, खुद का राज जिसे कहते हैं, या कहते हैं कि भाई जब हमारे ऊपर अगर आपको जो है वो किसी और का अधिकार नहीं होगा, हमारे लोग खुद के लिए कानून बनाएंगे। ये बात बहुत पहले 1922 के अराउंड महात्मा गांधी ने कही थी कि देखो बात ऐसी है कि जो इंडिया की पॉलिटिकल डेस्टिनी है, इसकी जो किस्मत है, पॉलिटिकल किस्मत है, ये इंडिया के लोग ही लिखें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, पर उन्होंने कोई ऐसा किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात नहीं किया, उन्होंने सिर्फ क्या कहा, पॉलिटिकल डेस्टिनी के बारे में बात की कि इंडियंस के लिए कानून बनाए। ठीक है, पर बात आती है फिर आपकी, थोड़ी सी आगे हम चले, एम एन रॉय के बारे में बात करते हैं, जो प्रोमिनेंट जूरिस्ट रहे हैं। उन्होंने 1934 में इसका एक आइडिया दिया, है ना। कम्युनिस्ट पार्टी से भी ये बिलोंग करते हैं, आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे इनके बारे में। तो इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए हमारे लिए लॉ बनाने के लिए। तो सबसे पहले डिमांड तो 1934 में एज सच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इन्होंने की। आफ्टर दैट 1935 में आईएनसी से क्या मतलब है मेरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इन्होंने क्या की कि फर्स्ट टाइम हम चाहते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो जो इंडिया के लिए लॉ मेकिंग का काम करे। ठीक है, तो पहली बार आईएनसी ने 1935 में ऐसा एक्सेप्ट किया। फिर बात करते हैं 1938 की, जब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये जो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने वाली है, इट मस्ट बी अ सॉवरेन बॉडी, किसी और का इंटरफेरेंस इसमें नहीं होना चाहिए, और दूसरा इसको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से इलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, कि सब लोग चुन करके रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे, है ना। तो हम थोड़ी सी टाइमलाइन अगर देखते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों फ्रेम की गई थी, टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था। आफ्टर दैट जो इसके मेंबर्स थे, अब देखो 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिशर्स जा चुके हैं, अब कानून कौन बनाएगा, लॉ कौन बनाएगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज रह गया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो कुछ दिन तक पार्लियामेंट की तरह से भी काम कर रहे थे, है ना। तो एकदम से तो ऐसे नहीं, पार्लियामेंट ही नहीं है, कोई लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है, ऐसे थोड़ी जा सकते अभी बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। अब उसमें कितना टाइम लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन, है ना। तो देश को ऐसे थोड़ी छोड़ सकते थे, तो दे सर्व्ड एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो कि ठीक है, तब तक हम कामकाज देख लेंगे इसका। तो सबसे पहला आइडिया किसका था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, एम एन रॉय। ठीक है, आफ्टर दैट 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार ऐसा बोला कि हाँ देश के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने काफी फोर्स किया इस बात के ऊपर, काफी जो है प्रेशराइज किया कि ये जो असेंबली है ये सॉवरेन बॉडी होनी चाहिए, किसी दूसरे का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से हम इसके मेंबर्स का इलेक्शन करें। ठीक है, तो ये बातें थी।
चलिए, पर इंडियंस की इस डिमांड को सबसे पहले, अब ब्रिटिशर्स इतना जल्दी इस बात को सीरियस लेने वाले नहीं थे। उन्होंने इस बात को कब सीरियस लिया, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, क्योंकि उससे पहले तो 1935 का एक्ट आ गया था, है ना, बहुत सारी चीजें आ गई थी जिसमें इस डिमांड को कोई सीरियसनेस से देखा नहीं गया। 1939 में के अराउंड जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो ब्रिटिशर्स को लगा कि हमें तो यार इंडिया की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तो अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी हमें इनकी डिमांड्स को थोड़ा एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जब 1942 में जापानीज वर एट द डोर ऑफ इंडिया, तब उनको लगा कि हाँ, हम आपकी बात मान लेंगे, तो उन्होंने क्या, किसको भेजा, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा कि आप इनको समझाओ जरा कि हम इनकी बात मानने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो डिमांड कब एक्सेप्ट कर ली गई थी, बेसिकली जब ऑगस्ट ऑफर दिया गया था, तो उन्होंने मान लिया था कि 39 में वर्ल्ड वॉर हुआ था, 40 में उन्होंने इस डिमांड को मान लिया था कि भाई ठीक है, हम ना आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे देंगे। आफ्टर दैट 42 के बाद उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा इंडिया में। अब क्रिप्स मिशन का क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया। रीजन क्या था मुस्लिम लीग का, वो चाहती थी कि इस देश में दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बने, दो अलग अलग देशों के लिए, एक पाकिस्तान के लिए और एक इंडिया के लिए। ठीक है, तो इस बात को लेकर के जो है वो ब्रिटिश कैबिनेट ने उनकी बात को रिजेक्ट किया और एक कैबिनेट मिशन प्लान लेकर के आए, जिसके तहत उन्होंने डिटेल्ड प्रोविजंस दिए कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी और सबकी एक ही बनेगी, बाद में तुम देख लेना अपना क्या करोगे, हमें जाने दो यहां से, है ना, काइंड ऑफ। ठीक है, तो आपका बेसिकली जो कैबिनेट मिशन प्लान था 1946 का, उसमें डिटेल्ड प्रोविजंस दे रखे थे, फंक्शन कैसे करेगी, इसका कंपोजिशन क्या होगा, इन सब के बारे में बात कर रखी थी। ठीक है, तो अब जो ये कैबिनेट मिशन प्लान था, इसने दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है रिजेक्ट कर दिया आइडिया कि वो आप लोग बाद में देख लेना, किसी को किसी के साथ रहना है, किसी से अलग रहना है, बट वी आर प्रोवाइडिंग ओनली वन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर एंटायर इंडिया। ठीक है, चलिए ये ऑर्गेनाइजेशन या कंपोजिशन देख लेते हैं। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, तो बेसिकली इंडिया को मोटे मोटे से दो तरीके से डिवाइड किया गया था। एक तो ब्रिटिश इंडिया, जिसमें ब्रिटिशर्स का राज था, ठीक है, एक वो प्रिंसली स्टेट्स, जिसपे जो हमारे राजा महाराजा थे, इनका राज था। अब ब्रिटिश को दो तरीके से, ब्रिटिश इंडिया को दो तरीके से डिवाइड किया गया। द फर्स्ट वन वाज गवर्नर्स प्रोविंस, वो प्रोविंस जो बड़ी स्टेट्स थे और गवर्नर की हेल्प से उनको एडमिनिस्टर किया जाता था। ठीक है, देन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, लगभग लगभग आज की यूटीज जो है ना, यूनियन टेरिटरी, वैसे वैसे प्रोविंसेस थे। ये गवर्नर की हेल्प से नहीं, ये चीफ कमिश्नर की हेल्प से इनको एडमिनिस्टर किया जाता था। ठीक है, समझ में आ गया। तो ब्रिटिश इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, वन इज गवर्नर्स प्रोविंस, अनदर वाज चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी ना, उसमें टोटल मेंबर्स कितने होंगे, 389। अब ये कह रहा है कि 296 विल कम फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड रेस्ट 93 विल बी द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट्स का तो हमें पता है कि राजा महाराजा है, वो अपना नॉमिनेट करके किसी को भेज दे रहे थे। पर पता है क्या हुआ, इनिशियली ये लोग रिलेक्टेड थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करने से। इन्होंने किसी फर्स्ट जो सिटिंग थी, इनमें से किसी ने भी ज्वाइन नहीं की थी। ठीक है, तो ये सीट वेकेंट थी। अभी 96 वाला क्या इशू रहा कि इन्होंने कहा कि 292 जो सीट्स होंगी, वो तो 11 जो गवर्नर के प्रोविंस है वहां से लोग आएंगे और बाकी 4 हर चीफ कमिश्नर प्रोविंस से एक एक आएगा। ठीक है, तो ऐसे सीट फिल होंगी। अब ये क्या हुआ था कि 208 सीट तो सीधे चली गई थी जब इलेक्शन हुआ, आईएनसी ने जीत लिया। आफ्टर दैट मुस्लिम लीग को मिली 73 सीट्स एंड इंडिपेंडेंट जो थे वो 50। जनरली वो एज सच वो इलेक्शन नहीं था कि पॉलिटिकल पार्टी खड़ी है, वो रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिन्होंने चूज किया था, इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे इसके लिए। ठीक है, तो बेसिकली 389 सीट्स का डिवीजन ये था, 296 फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड 93 फ्रॉम एग्जैक्टली। चलिए अब ये बात करते हैं कि इलेक्शन हुआ कैसे, बेसिकली मेंबर्स आए कैसे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठ के जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और जिससे आज हम गवर्न हो रहे हैं, उनका इलेक्शन हुआ कैसे था। तो देखो, हर प्रोविंस है ना, हर प्रोविंस को, प्रोविंस का मतलब यहां है उस टाइम की स्टेट्स, है ना, तो कैसे मेंबर्स आते थे, अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन आते थे। छोटा प्रोविंस है तो कम रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाएंगे और बड़ा है तो ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है, जैसे सबसे ज्यादा मद्रास से आए थे, और अगर मैं प्रिंसली स्टेट्स की बात करूं, सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन थी मैसूर की।
है ना, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा थी। तो अब ये कह रहे हैं कि हर 1 मिलियन पे एक इंसान इलेक्ट होगा। पॉपुलेशन देख लो फिर कितना मिलियन है, उस हिसाब से मेंबरशिप मिल जाएगी आपको, है ना। तो अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, सीधी बात समझ आई कितनी, 1 पर्सन या वन मेंबर पर मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन पे एक मेंबर इलेक्ट होगा। आफ्टर दैट इन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस था, प्रिंसली स्टेट्स को तो छोड़ो, प्रिंसली स्टेट्स अपना खुद देखेंगी, ब्रिटिश प्रोविंसेस को इन्होंने 3 कम्युनिटीज में डिवाइड किया, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। जनरल का मतलब था वो लोग जो मुस्लिम और सिख नहीं है, बाकी सब जनरल में आ गए। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हर कम्युनिटी लेजिस्लेटिव असेंबली में अपने मेंबर भेजेगी इलेक्ट करके, वही कम्युनिटी के मेंबर उसी कम्युनिटी के मेंबर्स को चुन करके भेजेंगे, वो आगे जाकर के रिप्रेजेंटेटिव्स भेजेंगे, ठीक है। तो हर कम्युनिटी का इंसान अपनी कम्युनिटी वाले को चूज करेगा। आफ्टर दैट वोटिंग कैसे होगी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। ये जब मैं आपको पार्लियामेंट कराऊंगी या प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराऊंगी तब मैं आपको इस वर्ड का पूरा, इस पूरी लाइन का मतलब समझाऊंगी, ठीक है। तो हमने इसने कहा कि प्रिंसली स्टेट से कैसे आए, उनके हेड्स ने नॉमिनेट किया, तो इसको नॉमिनेट लिखना है, ठीक है, नॉमिनेट लिखना है। तो अब ये कहता है कि इसी तरीके से पार्टली इलेक्टेड बॉडी थी और पार्टली नॉमिनेटेड थी, एंटायरली इलेक्टेड बॉडी नहीं थी, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे वो नॉमिनेटेड थे। इलेक्शन और नॉमिनेशन में क्या फर्क होता है? एग्जैक्टली, नॉमिनेशन किसी का नाम दे दिया है ना, तो ऐसे होता है। तो अब ये कह रहा है कि क्या ये डायरेक्टली इलेक्टेड थे या इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे? इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, क्योंकि लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे, उन रिप्रेजेंटेटिव्स ने मेंबर्स को चूज किया, है ना। तो ये क्या थी, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी थी, जो पार्टली इलेक्टेड थी, पार्टली नॉमिनेटेड थी, बेसिकली नॉट इलेक्टेड, ठीक है। और अब ये बात बताओ कि जो वो इलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनकी फ्रेंचाइज, क्योंकि नेहरू ने तो ऐसा कहा कि ये जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तौर पर असेंबली होनी चाहिए, पर नहीं, वो फ्रेंचाइज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने दी थी टैक्स, एजुकेशन, प्रॉपर्टी के बेसिस पर, है ना, तो लिमिटेड थी, हर किसी को वोट करने का चांस नहीं मिला था। जो 1935 एक्ट ने फ्रेंचाइज दी थी उसी के तहत इलेक्शन कराए गए थे, वही लोग एलिजिबल थे वोटिंग के लिए, है ना। अभी तो क्या है, जो भी 18 से ऊपर है वोट डाल के आ सकता है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि आपकी कंट्री में जो एडल्ट होने की डेफिनेशन है वो जिसने क्वालिफाई की है वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है, ठीक है। बट ये क्या था, इसने कहा कि अगर आपके पास आप इतना टैक्स देते हैं, आपकी एजुकेशन इतनी है या आपके पास इतनी प्रॉपर्टी, तो ही आप वोट डाल पाएंगे, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने बोला था, उसी के आधार पर ये लोगों ने चुना है फिर, ठीक है। चलिए, इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई? इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को, पहली, दूसरी होती है 11 को, तीसरी होती है 13 को, ठीक है, 13 दिसंबर। तो इसमें क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट किया कि हमें तो अलग चाहिए, हम नहीं आएंगे इसमें, ठीक है। ऑल्दो आफ्टर सम टाइम उन्होंने देखा कि भाई ज्वाइन करने में ही फायदा है, तो कुछ टाइम के बाद उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। देन 211 जो मतलब मुस्लिम प्रोविंसेस इंडिया के थे उन्होंने, ठीक है, 211 मेंबर्स ने अटेंड किया था इसको, फर्स्ट मीटिंग को, ओके। देन एक फ्रेंच प्रैक्टिस होती है कि सपोज हम लोग यहां पर बैठे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं और हमें एक अपनी कमेटी का एक प्रेसिडेंट चूज करना है, तो फ्रेंच प्रैक्टिस होती है कि जो सबसे सीनियर है हम उसको प्रेसिडेंट बना देते हैं। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया इसी फ्रेंच प्रैक्टिस के तहत, ही वॉज द सीनियर मोस्ट, ठीक है। तो अब उसके बाद 2 वाइस प्रेसिडेंट रहे इस कमेटी के, द फर्स्ट वन वॉज HC मुखर्जी एंड VT कृष्णामाचारी, ये सब याद होना चाहिए आपको, ठीक है, ये वाइस प्रेसिडेंट्स थे। तो अब क्या होता है, 13 दिसंबर को मतलब तीसरी सिटिंग में जवाहरलाल नेहरू आते हैं और एक रेजोल्यूशन का मतलब है कुछ बात बोलते हैं और और चाहते हैं कि सब मेंबर उस बात पे एग्री करें या वोटिंग करें कि क्या ये बात सही थी, ठीक है। तो रेजोल्यूशन लाते हैं जिसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब क्या है कि नेहरू जी बोलना चाहते थे कि हम जो यहां बैठे हैं, हम यहां आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव तो होना चाहिए ना, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव। तो उन्होंने बताया कि इस देश को संविधान देना और कैसा संविधान देना, इसके बारे में उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए। किसी को ज्यादा डिटेल में जाना तो नेहरू जी की वो स्पीच सुन लेना, ठीक है। अभी उसके बारे में बात करने का कोई रीजन नहीं, क्योंकि हम प्रियम्बल जो पढ़ते हैं ना इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल, वो इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर आधारित है, ठीक है। तो 13 दिसंबर को
नेहरू जी ने क्या दिया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। 13 दिसंबर नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कि हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को देने का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। आफ्टर दैट इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 22 सॉरी इसको सेकंड करो, 22 जनवरी 1947। सारे मेंबर्स ने इसके ऊपर साइन कर दिया, इससे एग्री कर लिया कि हाँ भाई हमारा ऑब्जेक्टिव यही है, ठीक है। आफ्टर दैट 28 अप्रैल 1947 की बात है कि 6 प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव ने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि 93 थी उन्होंने तो बाइकआउट किया था फर्स्ट सिटिंग को, दे डिडंट केम। तो मोस्टली आफ्टर माउंटबेटन प्लान जो पार्टीशन का था उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके ज्वाइन करना शुरू कर दिया, ठीक है। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने 3 चेंजेस बनाए विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ असेंबली, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है इसकी पोजीशन क्या होगी, इसके बारे में 1947 के एक्ट में 3 चेंजेस किए गए। पहला चेंज क्या था कि असेंबली विल बी अ फुली सॉवरेन बॉडी। फुली सॉवरेन बॉडी क्या है? इसमें ब्रिटिशर्स का या किसी भी बाहरी एजेंसी का कोई लेना देना नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है और ये देश के लिए संविधान बना सकती है। दूसरा चेंज क्या गया कि इसको लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी दिए गए, कि देखिए जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तब तक तो टाइम लगेगा ना, तो कानून कौन बनाएगा, लेजिस्लेशन कौन बनाएगा, तो ये सारा काम भी इसको दिया गया। तो अब हमें क्या देखना, दो बातें देखनी है। तो पहले तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बट हमारे परमानेंट जो है वो प्रेसिडेंट चुने गए राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। पर एक चेंज किया गया कि जब भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्लियामेंट की तरह से काम करेगी या लेजिस्लेटिव फंक्शन परफॉर्म करेगी, इसके प्रेसिडेंट रहेंगे जीवी मावलंकर, और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की तरह से काम करेगी तो राजेंद्र प्रसाद इसके प्रेसिडेंट रहेंगे, ठीक है। ये बात, ये डिटेल आपको याद रखनी है। तो इन्होंने कहा कि जैसे ही वो इंडिपेंडेंस का प्लान आया, माउंटबेटन का पार्टीशन वाला प्लान आया, तो आपकी जो मुस्लिम लीग थी उसने विड्रू कर लिया, वो अपना खुद बनाएंगे। लेजिस्लेटिव फंक्शन का मतलब होता, अभी जैसे हम एक्ट पास करते हैं, बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, उस टाइम पे भी तो हमें पार्लियामेंट की जरूरत थी ना, वो गैप थोड़ी ना रख सकते थे जब तक कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, फिर वो बाद में इलेक्शन होंगे। तो इस बॉडी ने बेसिकली 1951 के जनरल इलेक्शन तक पार्लियामेंट का भी काम किया है, ठीक है। तो जब वो पार्लियामेंट की तरह से बैठी हुई होगी तो उसके प्रेसिडेंट कौन होंगे, ठीक है। और ये जब आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह से मीटिंग करेगी तो इसके प्रेसिडेंट होंगे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। बस ये बात थी। ठीक है, तो अब कुछ फंक्शंस और परफॉर्म किए इसने, जैसे नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया है ना, कब? 22 जुलाई। और किसने डिजाइन किया है हमारे नेशनल फ्लैग को? पिंगली वेंकैया, इन्होंने डिजाइन किया है, ठीक है, नेशनल फ्लैग को। देन नेशनल एंथम चूज किया इन्होंने कब? 24 जनवरी 1950, ठीक है। देन नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे ना, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही उनको इलेक्ट किया। इसमें हाँ, ये थोड़ी मिस्टेक है इसमें। नहीं, देखो प्राइम मिनिस्टर कब बनेगा? जब हमें ये पता होगा ना कि कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आने वाली है, पार्लियामेंट्री आएगी या प्रेसिडेंशियल आएगी, कैसी आएगी, और वो सब किसमें लिखा था? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर ही वो जनरल इलेक्शन हुए 1951 के, और फिर जाकर के हमारे प्राइम मिनिस्टर आए और पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी आए। तो ये तो किसने इलेक्ट किया था इनको? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, ठीक है। आफ्टर दैट इन्होंने एक काम और किया, रेटिफाई किया किस चीज को? इसको ए कर लो, रेटिफाई किया इंडियाज मेंबरशिप टू कॉमनवेल्थ, ठीक है। अभी कॉमनवेल्थ क्या है? देखो, कॉमनवेल्थ का मतलब है ग्रुप ऑफ नेशन। अभी वो 56 मेंबर्स कुछ है, 55-56 मेंबर्स है उसमें। तो वो क्या है? बेसिकली ग्रुप ऑफ नेशन है जिनका हेड माना जाता है ब्रिटिश मोनार्क को, ठीक है। और ये क्या है? ये वो देश है जो कभी ना कभी, मोस्टली कभी ना कभी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रहे हुए हैं, ठीक है। तो अब यहां आकर आती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट, कि एक तरफ तो नेहरू जी कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और जो इंडिया एज सच है, लॉ मेकिंग का काम है, वो इंडियंस को ही करना चाहिए, इट शुड बी सॉवरेन, है ना। और हम देश को देखने रिपब्लिक की तरह से। रिपब्लिक क्या है? कि जिसका हेड ऑफ द स्टेट
लोगों के द्वारा इलेक्टेड हो या लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा इलेक्टेड हो। ठीक है, तो अब ये जो हाईएस्ट ऑफिस है ये सबके लिए एसेसिबल है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर फैमिली में पैदा होगे तो आप देश के प्रेसिडेंट बन सकते हो, ऐसा नहीं है ना। कोई भी बन सकता है, जो इलेक्शन जीतेगा वो बन सकता है जिसने क्वालिफिकेशंस पूरी करी है। ठीक है, तो एक तरफ तो आप रिपब्लिक बनने की बात करते हो, दूसरा आप कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप लेकर के ब्रिटिश मोनार्क के अंडर आना चाहते हो, तो ना तो हम सॉवरेन रहे तो रिपब्लिक भी कैसे होंगे। तो नेहरू जी ने कहा कि देखो अब हम बनना चाहते हैं कॉमनवेल्थ का मेंबर, क्योंकि अब सिनेरियो चेंज हो चुका है, आपकी सोच बदल चुकी है, हमारी सोच बदल चुकी है, हम आगे बढ़ चुके हैं वो कॉलोनियल लेगेसी से, पर हम रिपब्लिक रहना ज्यादा चूज करेंगे। तो एक रास्ता निकाला गया बीच का कि अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस बात पे साइन कर देती है, इसको रेटिफाई कर देती है कि आप रिपब्लिक भी रहोगे और आप कॉमनवेल्थ के मेंबर भी बन सकते हो एट द सेम टाइम, क्योंकि दोनों चीजें देखो कंट्राडिक्टरी है ना। एक तरफ तो हम कहते हैं रिपब्लिक है, हमारा जो हेड है वो कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा इनडायरेक्टली डायरेक्टली चुना हुआ होगा, और किसी भी फैमिली से कहीं से भी हमारा हेड ऑफ द नेशन आ सकता है, ब्रिटिश मोनार्क के पर्टिकुलर फैमिली में पैदा होना पड़ेगा। तो ये तो दोनों बातें कंट्राडिक्टरी हुई। तो उन्होंने कहा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर इसको रेटिफाई कर दे, इसको साइन कर दे, तो आप दोनों चीजों को साथ साथ रख सकते हैं। ठीक है, तो हम काफी डिबेट के बाद, काफी क्रिटिसिज्म के बाद नेहरू के डिसीजन के, बट लार्जली लोगों ने क्या किया, क्या डिसाइड किया कि ठीक है, इंडिया विल बी ए मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ बट एट द सेम टाइम इंडिया विल बी ए रिपब्लिक। ठीक है, तो ये प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह भी काम करती रही। कब से? 26 जनवरी 1950 से लेकर के आपके फर्स्ट जनरल इलेक्शंस तक, 1951 में जो इलेक्शन हुए। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का काम था वो ड्राफ्टिंग कमेटी को दिया गया, और ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो 1947 29 अगस्त 1947 को ये कमेटी बनी थी, इसी को ये काम दिया गया था। तो टोटल टाइम कितना लिया गया? 2 साल 11 महीने 18 दिन कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। ठीक है, तो बेसिकली टोटल सेशंस कितने हुए थे? 60 देशों का कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किया गया था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसलिए इतना टाइम लगा। 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया गया, और टोटल कॉस्ट कहते हैं कि लगभग 64 लाख आई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो काम करने में। ठीक है, आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी डिसीजन होता था वो किससे होता था? कंसेंसस से। ठीक है, कि मेजोरिटी मान जाएगी तो हो जाएगा, है ना, सारे मान जाएंगे तो हम इसको कर लेंगे इस काम को। देन आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कमिटीज में डिवाइड किया गया। 8 जो थी वो मेजर कमेटी मानी गई, आफ्टरवर्ड्स कुछ माइनर कमिटीज थी। तो आप सबको मेजर कमेटी के तो हेड्स पता ही होने चाहिए, माइनर के भी कुछ के पता होने चाहिए। तो मेजर सबसे पहले यूनियन पावर कमेटी, है ना, इसके हेड कौन थे? है ना। देन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके भी जवाहरलाल नेहरू। स्टेट्स कमेटी या फिर कमेटी फॉर नेगोशिएशन विद द स्टेट्स, इसके भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल। देन एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया। मतलब ये 3 चीजों पर ये एडवाइज देती थी ये कमेटी। तो इसकी 3 सब कमिटीज भी थी। पहली कौन सी? फंडामेंटल राइट सब कमेटी, माइनर सब कमेटी, देन आपकी नॉर्थ ईस्टर्न की, और आपकी एक्सक्लूडेड पार्शियल एरिया एक्सक्लूडेड कमेटी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस फ्रंटियर ट्राइबल एरिया कमेटी। ठीक है, तो ये एक सब कमेटीज थी इसकी, आपको इसकी सब कमेटीज पता होनी चाहिए। इसके हेड थे सरदार पटेल। देन ड्राफ्टिंग कमेटी आप सबको पता है ना। आफ्टरवर्ड्स रूल एंड प्रोसीजर ऑफ कमेटी, एग्जैक्टली। स्टीयरिंग कमेटी, याद करने के तरीके होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। स्टीयरिंग का मतलब होता है किसके हाथ में होगा स्टीयरिंग? जो प्रेसिडेंट होगा, है ना। देन रूल मेकिंग पावर भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की किसके पास होनी चाहिए? जो प्रेसिडेंट होगा। बस याद करने का एक तरीका है। ड्राफ्टिंग का आपको वैसे ही याद है, और ये जो प्रोविंसेस वाले डिपार्टमेंट है तो सरदार पटेल के पास ही था, है ना। देन ये जो फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एरियाज, ये भी सरदार पटेल के पास थे। स्टेट्स की कमेटी थी, अब वो देश के प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो स्टेट्स के साथ नेगोशिएशन भी कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। तो याद रख लेना। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी
तो वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे थे तो वो पावरफुल थे, यूनियन उनके हाथ में था पूरा, तो इसलिए वो यूनियन, जहां यूनियन वर्ड आए तो उस कमेटी के हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। बस याद करने का तरीका बता रही हूँ और कुछ नहीं। तो ये थी 8 आपकी मेजर कमिटीज। आफ्टरवर्ड्स आपकी माइनर कमिटीज हैं कुछ, इनके हेड आपको याद करने हैं। आपको एक चीज याद करनी है कि कौन कौन इनमें से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं था बट इन कमिटीज का चेयरमैन था। ठीक है, तो आपको याद रखना एस वरदाचारी जो आपके एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट के चेयरमैन थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही नलिनी रंजन सरकार जो थे वो भी, एंड एस के धर, ठीक है, वो भी आपके बेसिकली लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी के चेयरमैन थे बट ये असेंबली के मेंबर नहीं थे। ठीक है, तो जो थोड़ी सी अलग सी डिटेल होती है ना उसको याद रखा करो। चलिए, अब जो इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। तो मैं ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में बात करूं तो ये एस्टैब्लिश की गई ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के लिए। ऐसा कहते हैं कि लगभग लगभग 141 दिन बैठी थी ये कमेटी ड्राफ्ट को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली कब फॉर्म हुई? 29 अगस्त 1947। क्या टास्क था इसके पास? टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट। ठीक है, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रिपेयर करेंगे, ये ड्राफ्ट प्रिपेयर करेंगे, है ना, दोनों में फर्क है। कमेटी के मेंबर 7 मेंबर थे, आपको पता होने चाहिए सातों के नाम। ठीक है, दूसरा क्या है कि मैंने बस बताया ना आपको कि 6 महीने से भी कम टाइम लिया था और लगभग लगभग 141 दिन ये कमेटी बैठी थी। ठीक है, तो बेसिकली चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, है ना, देन एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, देन एन माधव राव। इन्होंने रिप्लेस किया था किसको? बीएल मित्तर को। बीएल मित्तर की तबीयत खराब थी तो उनको रिप्लेस करके किसको लेकर के आए थे? एन माधव राव को। देन टीटी कृष्णामचारी, ये डीपी खेतान ही डाइड तो इनकी जगह पर टीटी कृष्णामचारी को लेकर के आए थे। ये आपस में ही होता था कि इनको इनका हेड बना देंगे। इसके लिए सच कोई इलेक्शन वगैरह नहीं हुए थे, वो तो मेंबर्स के लिए हुए थे। फिर सबको टास्क दे दी गई, सबका नंबर हर जगह आ गया कहीं ना कहीं पे। पहला ड्राफ्ट और पब्लिक कंसल्टेशन के लिए जो कमेटी ने प्रिपेयर किया और पब्लिश किया फरवरी 1948 में। ठीक है, और 8 मंथ विंडो दी गई कि आप डिसाइड करो भाई इसमें कोई चेंज करना हो या इसमें कोई सजेशन हो किसी का, उसको हम बाद में इनकॉर्पोरेट कर ले। ठीक है, तो ये बेसिकली ये काम था आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी का। आफ्टर दैट 2 बातें आई, हम 2 चीजें पढ़ते हैं, इनेक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट। देखो इनेक्टमेंट का तो मतलब क्या होता है कि आपने किसी भी लॉ को लेकर के आए हो, कोई लॉ प्रिपेयर किया, कोई लॉ इनेक्ट किया, उसको फंक्शनल फॉर्म में लेकर के आए हो, दिस इज इनेक्टमेंट। इन्फोर्समेंट का मतलब क्या है कि फंक्शनल फॉर्म में तो लेकर के आए हो प्लस आप उसकी कंप्लाइंस भी इंश्योर करते हो कि इसको माना जा रहा है या नहीं माना जा रहा है। तो दोनों में ये फर्क होता है बेसिकली। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट कर दिया गया था पहले, इन्फोर्स किया था बाद में। ठीक है, तो इनेक्टमेंट क्या थी? फाइनल ड्राफ्ट 4 नवंबर को प्रिपेयर हो गया था, उसके ऊपर 5 दिन डिस्कशन चला। देन आफ्टर दैट बी आर अम्बेडकर ने एक रेजोल्यूशन, एक मोशन पास जो है वो मूव किया। अगर इस पे सबके साइन हो जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के क्या समझा जाएगा? इनेक्टेड समझा जाएगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को हमने एक्सेप्ट कर लिया सबने। तो बेसिकली 26 नवंबर 1949 को सारे मेंबर्स ने इसको साइन कर दिया। ठीक है, तो क्या समझा गया कि भाई हाँ हम सबको ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट है। ठीक है, तो बेसिकली उसी दिन अडॉप्ट कर लिया गया इसको और इनेक्ट कर लिया गया। यही सेम डेट मेंशन्ड है प्रियम्बल में, इंडिया के प्रियम्बल में, है ना, अडॉप्ट एंड इनेक्ट ऑन दिस डेट, है ना। तो अब क्या बात आती है, जब इसको इनेक्ट किया गया तो इसमें क्या क्या था? एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, जब इसको इनेक्ट किया गया, फिर जब अडॉप्ट कर लिया, इनेक्ट कर लिया, तो इन्फोर्स क्यों नहीं किया इस दिन?
हम वेट कर रहे थे 26 जनवरी का। 26 जनवरी को ऐसा क्या था, देखो 26 जनवरी को बेसिकली 1950 का हम वेट कर रहे थे। अच्छा, थोड़ा सा काम करना बंद कर जाता है कि लाइट के टाइम पे। ओके, 1929 को 26 जनवरी 1929 को लाहौर में एक सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उसके प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। उसमें हमने एक चीज मानी खुद के लिए कि हम जो है इस देश में स्वराज लाना चाहते हैं, पूर्ण स्वराज्य। पूर्ण स्वराज्य का मतलब क्या है, हमारे ऊपर अब किसी की नहीं चलेगी, हम जो है अपना कानून खुद बनाएंगे, हम अपने देश को खुद चलाएंगे। इसको पूर्ण स्वराज्य कहा गया। तो उसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए, उसी दिन को थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए कि अभी देखो नवंबर तो आ ही गया है, हम जो है 26 जनवरी का वेट कर लेते हैं और बाकी के सारे प्रोविजंस जो है वो उस दिन से हम लागू कर देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट से आज से लागू कर लेते हैं। तो कुछ जैसे सिटीजनशिप, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन था ना जब पार्टीशन हो रहा था, कौन कौन से देश का नागरिक है, इन सब के बारे में क्वेश्चन होना था। तो ये सब कब आया, ये तो इमीडिएटली लागू कर दिया गया। ठीक है, तो हम किस चीज का वेट कर रहे थे, वी वर वेटिंग फॉर 26 जनवरी। और ये दिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि 1929 के लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन लाए थे। ठीक है, तो उसी दिन की याद में हम इसको क्या करना चाहते थे, 26 जनवरी को इन्फोर्स करना चाहते थे। ठीक है, तभी से 26 जनवरी इतनी इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताती हूं। जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ, अच्छा एक कुछ चीजें इसमें भी थी शायद ना, कि कौन से प्रोविजंस इमीडिएटली आ गए थे। जैसे सिटीजनशिप का कंसेप्ट था या जो चैप्टर था वो इमीडिएटली इन्होंने जो है लागू कर दिया था। इलेक्शंस, जो प्रोविजनल पार्लियामेंट है उससे रिलेटेड, और कुछ टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस थे, उनसे रिलेटेड जो भी चीजें थी वो इमीडिएटली जो है आपकी 26 नवंबर को लागू हो गई थी। तो बाकी के लिए हमने वेट किया था। ठीक है, ये जो आर्टिकल्स है ना 5, 6, 7, 8, ये सारे यहां तक के ये इमीडिएटली उसी दिन लागू हो गए थे, है ना, क्योंकि इलेक्शन कैसे होंगे हमें पहले पता होना चाहिए, है ना। और दूसरा, सिटीजनशिप किस किस को मिलेगी, कैसे मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, ये सारे प्रोविजंस 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे। ठीक है, चलिए अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। कुछ एक्ट जो है वो रिपील हो गए थे जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आया था। वो एक्ट कौन से थे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये रिपील हो गए थे। दूसरा क्या था, द अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1949, इसको कंटिन्यू किया गया था। अब ये क्या होती है, अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट काउंसिल क्या है, ये देखो प्राइवेट काउंसिल क्या होती थी, ये बेसिकली जुडिशियल फंक्शंस करती थी, अपील होती थी इसके सामने, कोर्ट की तरह से एक्ट करती थी। आपने देखा होगा राजा महाराजाओं को कुछ लोग जो है वो सलाह देते हैं, दैट काउंसिल, और वो जुडिशियल फंक्शंस भी परफॉर्म करते थे। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि इसको अबॉलिश करने के लिए 1949 में एक एक्ट आया था कि अब ये कोर्ट की तरह से ये काम नहीं कर सकती, कोर्ट प्रॉपर कोर्ट्स होंगी, है ना। तो इस एक्ट को सिर्फ कंटिन्यू किया गया, है ना, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि प्राइवेट काउंसिल्स काम करें आगे, क्योंकि वो बेसिकली वो कोर्ट की तरह से कोई अथॉरिटी तो थी नहीं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन उनको। तो इस एक्ट को रखा गया, बाकी को रिपील कर लिया गया। एलिफेंट जो है वो सील थी गवर्नमेंट ऑफ सॉरी इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। सील क्या है, मार्क, निशान, है ना, तो उनका सिंबल था एलिफेंट। सर बी एन राव को क्या बनाया गया, लीगल एडवाइजर। एच वी आर अयंगर को सेक्रेटरी। देन एस एन मुखर्जी चीफ ड्राफ्ट्समैन कहा गया उनको। ठीक है, देन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये कैलीग्राफर थे। कैलीग्राफर क्या होते हैं, हाथ से लिखते हैं, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनल है दैट वाज रिटन विद कैलीग्राफी, है ना। तो इटैलिक में लिखा था इन्होंने, इंग्लिश वाला वर्जन।
तो ये याद रखना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये कैलीग्राफर थे कॉन्स्टिट्यूशन के। देन कुछ लोगों ने फिर इसको ना थोड़ी सी डेकोरेशन की। हिंदी वर्जन किसने लिखी कैलीग्राफी? वसंत कृष्ण वैद्य। और डेकोरेट इसको किसने किया? हिंदी नंदलाल बोस। ठीक है। जो इंग्लिश वाला था ओरिजिनल वर्जन था, उसको शांति निकेतन के, शांति निकेतन क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर को जानते हो? ठीक है, उनका जो आश्रम था शांति निकेतन था। ठीक है, तो वहां कुछ आर्टिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, बेसिकली इस ओरिजिनल वर्जन को ब्यूटीफाई और डेकोरेट किया था। जिनमें से प्रोमिनेंट कौन थे? नंदलाल बोस और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। इन्होंने बेसिकली, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने प्रियम्बल को डेकोरेट किया था। ठीक है, ये फैक्ट्स याद रख लेना, छोटे छोटे बट दे आर इंपॉर्टेंट। देन हिंदी टेक्स्ट की बात करूं तो अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल इंग्लिश में बना, तो क्या इंग्लिश में ही मान्य रहेगा हमेशा? नहीं, ओरिजिनली देयर वाज नो प्रोविजन फॉर हिंदी वर्जन, ओरिजिनली नहीं था। 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1987 में प्रोविजन लेकर के आए, क्या नया आर्टिकल लेकर के आए? 394A। और पार्ट कौन सा? 22वां। तो इसमें क्या कहा गया कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से चाहे तो पब्लिश करा सकते हैं अपनी अथॉरिटी के अंडर, क्या? ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज। दूसरा, कोई भी अमेंडमेंट हो उसकी हिंदी ट्रांसलेशन होगी। देन हिंदी टेक्स्ट का सेम मीनिंग होगा जो उसका इंग्लिश वर्जन है, बट अगर कोई भी डिफिकल्टी आती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, प्रेसिडेंट हिंदी टेक्स्ट को अकॉर्डिंगली रिवाइज करा सकते हैं। कहने का मतलब क्या? इंग्लिश वाला ही माना जाएगा, हिंदी को अकॉर्डिंगली रिवाइज करा सकते हैं उसके हिसाब से, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो। ठीक है, तो ये बेसिकली हिंदी टेक्स्ट को लेकर के था, ओरिजिनली हिंदी में नहीं था। ठीक है, तो उसकी ट्रांसलेशन हुई बाद में। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर के ना कुछ क्रिटिसिज्म था। पहला क्रिटिसिज्म क्या है कि एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी ही नहीं, क्यों? लोगों ने तो चुन के भेजा नहीं था, इनडायरेक्ट इलेक्शन से ये बॉडी आई थी। देन अनदर क्रिटिसिज्म क्या है कि ये सॉवरेन बॉडी थी नहीं, क्यों? क्योंकि अपनी अथॉरिटी कहां से ड्रॉ कर रही थी? कैबिनेट मिशन प्लान से। तो सॉवरेन कैसे? उन्होंने बनाई थी, उन्होंने प्रोविजन दिए थे, उन्होंने लिख करके बताया था कैसे कैसे बनेगी, तो सॉवरेन कैसे हुई? कुछ लोगों ने ऐसे कहा। देन ये कहता कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, 4 महीने में अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। आपने कितना टाइम लिया? 2 साल 11 महीने 18 दिन। इट वॉज टाइम कंज्यूमिंग, पर चलो टाइम कंज्यूमिंग था, अच्छा तो था कम से कम, है ना। देन ये कह रहे थे कि कांग्रेस वाले ज्यादा लोग थे इसमें, जैसे मैंने बताया ना, इलेक्शन था 208 सीट के आसपास कांग्रेस वालों को मिली, तो इन्होंने कहा कि ये जो बॉडी थी दैट वाज डोमिनेटेड बाय कांग्रेसमैन। ठीक है। देन ये कहता है कि लॉयर और पॉलिटिशियन ही थे, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि आम आदमी को समझ नहीं आता, हमारे जैसे टीचर्स की जरूरत पड़ती है ना, तो आम आदमी जो है उसको नहीं समझ सकता। ये लॉयर और पॉलिटिशियन का इफेक्ट था, अपनी लॉ की भाषा में लिख गए वो। देन डोमिनेटेड बाय हिंदूज। ऑल्दो देखो ये थोड़ा सा मैं इससे एग्री नहीं करती, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन थी वो हर जगह से आई थी। आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देखोगे औरतें भी थी, हर रिलीजन के लोग थे। ठीक है, तो देयर वाज अ ये तो चलो अपना अपना क्रिटिसिज्म करने का अपना पॉइंट है ना। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, नेक्स्ट कल से हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो ये 2 चैप्टर्स आपके हो गए, तो आपके जो टेस्ट में आएंगे यही 2 आएंगे। आज कितनी है? 27। ठीक, यही 2। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए।